हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हमने जाना था कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। हमने उसके फीचर्स के बारे में जाना था, एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था, एक प्रोसेस जाना था, एडवांटेजेस जाने थे और लिमिटेशन के बारे में बात की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि ये उसी का आगे का सीक्वल है, लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को खत्म करने वाले हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ही है। पिछली क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि चीज़ें लगभग सिमिलर थी। जो एडवांटेजेस हैं वही रोल है, वही आपका एट्रीब्यूट्स है, और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक आ रही। तो जो पिछली क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था विच इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको छोड़ने का नहीं है, ठीक है ना। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल होने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेज होती है, अकाउंटिंग कितने प्रकार की सीखी जा सकती है। पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप 2 साल सीखोगे 11th में और 12th में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नहीं, हमारे बिजनेस का सारा फाइनेंस देखता है। पैसा आना, पैसा जाना, सेल, परचेज, उधारी, उधार देना, उधार लेना, ब्याज, कमीशन, एवरीथिंग। जो भी एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है उन सबको रिकॉर्ड करके नफा नुकसान बताना, एट दी एंड एनालिसिस करना। वही जो मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग तो पूरा का पूरा प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कन्वर्जन इनटू मनी, और फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और फिर कम्युनिकेट करना। ये सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का गेम है, जो कि पूरी 11th, पूरी 12th और आगे भी आप पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो समझ गए। लेकिन 2 प्रकार की अकाउंटिंग और होती है, वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये नई ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो वर्ल्ड वॉर आई गेस 2 के बाद आई, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोग कॉस्ट कॉन्शियस होना शुरू हो गए। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने के जो बिजनेस होते थे, चाहे वो टाटा हो, वो बिरला हो, या वो बहुत फॉरेन कंपनी जो भी थी, वो प्रॉफिट कॉन्शियस हुआ करती थी। अगर आप थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री में जाकर आप गूगल करो तो आपको देखने को मिलेगा कि सारी की सारी कंपनी प्रॉफिट मार्जिन्स पर खेलती थी। मतलब वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं होती थी, मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि अगर हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर ले तो भी हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी, ठीक है ना। फिर मुझे आज भी याद है कि जब एक बारी वर्ल्ड कप आया था और पेप्सी और कोक के बीच में युद्ध चला, ठीक है ना। पेप्सी अपनी वो कांच वाली बोतल आती थी, तब ये पेट बॉटल्स नहीं आती थी। तो तब कोक और पेप्सी के बीच में इतना घमासान युद्ध चला, क्योंकि दोनों ही स्पॉन्सर थे वर्ल्ड कप के। और कहीं ना कहीं क्या था भैया, पेप्सी अपनी बॉटल 7 रुपए कर देती है तो वो अपनी 6 6 रुपए कर देती है, वो अपनी 6 रुपए करे तो वो 5 रुपए कर दे। ऐसे करते करते ऐसे लड़ाई हो गई। जो बच्चे रोहिणी में रहते थे उनको पता है, रोहिणी सेक्टर 7 में एक गर्ग स्वीट नाम की दुकान है। गर्ग स्वीट के संडे को छोले भटूरे बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो एक बंदे ने हिम्मत करके ना गर्ग स्वीट के सामने सिर्फ छोले भटूरे की दुकान खोल ली। और अगर गर्ग स्वीट की छोले भटूरे मान लेते हैं 40 रुपए प्लेट थी, तो उसने 30 रुपए प्लेट डाल दी थी। वो कहता भैया संडे संडे आप मेरे पास आओ। उसको पता चल गया था कि गर्ग स्वीट के छोले भटूरे की जो सेल है वो सिर्फ संडे को है, बाकी नॉर्मल डेज में ज़्यादा नहीं बेचता। अब वो सिर्फ छोले भटूरे की दुकान थी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सेल ज़्यादा थी। टेस्ट दोनों का बराबर था, लगभग बराबर था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है गर्ग स्वीट एक ब्रांड था। तो इनके बीच में प्राइस वॉर बड़ी चली और हम लोगों ने बड़े मजे कूटे हैं भाई। उसके अंदर क्या था कि भैया वो 30 कर दे तो वो 25 कर दे, वो कहता है भैया एक के साथ एक फ्री ले जाओ, वो भी कहते हैं एक के साथ एक फ्री ले जाओ। तो यहाँ पे प्राइस वॉर होने लग गया। अब प्राइस वॉर जब हो रहा है तो जीतेगा कौन? मान लो दोनों कंपनीज का प्राइस सेम है, सेल सेम है, तो जीतेगा कौन? जो कॉस्ट कॉन्शियस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फिर तब ये जन्म हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ये पेन 100 रुपए का ही क्यों है? या जो एक आप आइसक्रीम कैंडी खाते हो वो 20 रुपीज की ही क्यों है, और उसका प्राइस 20 ही कैसे पड़ा? देखो आप देखते हो ना, एक मान लो हम एक आइसक्रीम पार्लर गए, तो वो एक स्कूप दे रहा है आपको 20 रुपीज का। सेम आइसक्रीम पार्लर जा रहे हो दूसरा, वहाँ पर बास्किन एंड रॉबिन्स में जाते हो, वही सेम आइसक्रीम आपको मिलती है भैया 65 रुपए की। क्यों? ब्रांड नेम नहीं, क्वालिटी भी होती होगी, कॉस्ट भी होता होगा, लागत भी होती होगी।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। अब एप्पल का फोन महंगा क्यों है? क्योंकि उनकी लागत भी है। बात समझ में आ रही है? तो कहानी यहाँ पर ये है कि कॉस्ट, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो, क्या कितनी कॉस्ट प्राइस में सीपी निकालना आसान काम नहीं है, वो भी सिंगल प्रोडक्ट का, क्योंकि आप एक एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, आप एक पेन नहीं बना रहे हो, आप लाखों पेन बना रहे हो। अब लाखों पेन में से एक पेन की कॉस्ट निकालने, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये कौन सिखाता है बेटा? आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंट ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना, ये सब सीखते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है जो आप अगर ग्रेजुएशन करोगे तो आप सीखोगे सीखोगे। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट, चाहे वो फाइनेंस की मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोगों की मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टॉक की मैनेजमेंट हो, ठीक है ना। वो किसी को भी मैनेज करने की जो अकाउंटिंग होती है उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा एज टू एनेबल द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। We may say that management accounting addresses the need of a single user group, that is the management. वो सिर्फ हायर अथॉरिटी, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उनको फीड करने के लिए एक ऐसी यूनिट बनाई जाती है जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स आर डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये भी एक पढ़ाई है, थियोरिटिकल पढ़ाई है, ये भी एक ब्रांच है। लोग अपनी एमबीए मैनेजमेंट में भी करते हैं, लोग अपनी एमबीए फाइनेंस में भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक ग्रुप ऑफ स्किल्स आ जाती हैं जो चीज़ों को मैनेज करने में आपको हेल्प करती है, ठीक है ना। आप जाते हो ना, एक होटल है, 5 स्टार होटल है, वहाँ पर एक मैनेजर होता है। अब मैनेजर इसलिए असाइन किया जाता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करे। एक बैंक का एक मैनेजर होता है, कोई काम नहीं करता, मैनेज करता है, और वो सबसे मुश्किल काम है, और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सीख कर आता है, ठीक है ना। तो ये 3 ब्रांचेस हैं। इस साल और अगले साल आप सीख रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ज़रूर ज़रूर आप ग्रेजुएशन कर लो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, वहाँ पर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग नाम की चीज़ आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सीखने को मिलेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके पास चॉइस रहेगी पूरी जीवन में, आपको जाना है या नहीं जाना। गॉट इट। फिर आता है 3 डेफिनेशन, एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग, और एक होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, ये होता है स्किल एंड नॉलेज जो आप प्राप्त कर रहे हो, जो आने वाले 2-4 साल आप लोगे और फिर अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आप सीख रहे हो। अगर राम ओएसआर एकेडमी की अकाउंटिंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे राम इज डूइंग अकाउंटिंग ऑफ ओएसआर एकेडमी। तो अकाउंटिंग एक वर्ब है। बुक कीपिंग क्या है फिर भैया? देखो, बुक कीपिंग एक छोटा वर्जन ऑफ अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग बहुत वास्ट है। अकाउंटिंग जाता है कम्युनिकेटिंग तक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन से कम्युनिकेटिंग तक। अब मुझे बताओ, बुक कीपिंग एक ऐसा काम होता है जो डेली रूटीन का काम है, यानी रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाई करना। लिखा होगा कहीं क्लासिफाई, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाई करना, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन करो, उसको पैसे में कन्वर्ट करो, उसको रिकॉर्ड करो और क्लासिफाई करो। ये काम होता है बुक कीपिंग का, जो डेली रूटीन का काम है उसको कहते हैं बुक कीपिंग, यानी किताबों को मेंटेन करना। ये जूनियर स्टाफ करता है, समझ रहे हो? ये स्टाफ कौन करता है? जूनियर। तो बुक कीपिंग एक बहुत छोटा काम है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हो इसको। टैली का एक कोर्स आता है, आप मार्केट में जाओ, अपने आस पड़ोस में पूछो भैया टैली कितने दिनों में सिखा दोगे, तो वो बोलेगा भैया आप मेरे को 2 दिन दे दो, 2 महीने दे दो, 3 महीने दे दो, मैं आपको ये सिखा दूंगा। तो 3 महीने बाद आपको टैली आ जाएगी, आप किसी की भी बुक कीपिंग कर पाओगे। यानी आप किसी भी डॉक्टर के कंपाउंडर बन सकते हो। डॉक्टर बनने में 5-7 साल लगते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, ठीक है ना। आप अकाउंटेंट नहीं बन, आप अकाउंटेंट तो बन जाओगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। चार्टर्ड मीन्स जो एनालिसिस भी कर पाएगा। सिंपल सी बात है, एक बारी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और मेरे को लिटा दिया, ठीक है जी। तो उन्होंने मेरी ईसीजी की। अगर किसी को पता है ईसीजी कैसे होती है, तो एक मैडम आई और मैडम ने कहा कि भैया टी शर्ट ऊपर कर लो। टी शर्ट मैंने ऊपर कर ली। उन्होंने मेरी छाती पर कुछ एक सॉल्यूशन सा लगा दिया और कुछ चीज़ें चिपका दी तारों के साथ। तो मेरे को लग गया डर, मुझे पता नहीं था उस समय ईसीजी क्या होती है और कैसे होती है। तो उन्होंने चिपका दिया और एक मशीन चालू कर दी। मशीन से गरगर आवाज आई, कहती नॉर्मल सांसें ले लो। मैंने नॉर्मल सांसें ले ली। उसके बाद ना एक बड़ी सी, ऐसे ऐसे आता ना, ऐसे 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 वाली, तो एक बड़ी सी एक रिपोर्ट सामने आई। तो मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम सब ठीक है ना? कहती डॉक्टर साहब बताएंगे। मैंने कहा यार ये ईसीजी रूम है, आप रोज दिन में कम से कम 300 ईसीजी करते होगे, अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि ईसीजी क्या है?
डॉक्टर साहब बताएंगे कारण दो है, या तो डॉक्टर ने मना किया बताना नहीं है, मैं अपने आप माथा देख के टीका लगाऊंगा कि भैया तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, लाख रुपए जमा कराओ, ठीक है। या तो ऐसा होगा, या इसको जनरली नहीं पता कि इसमें क्या है। इसको जेनुअनली नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये बुक कीपिंग है, इसका काम है इसको बटन दबाना, चिपकाना और रिपोर्ट निकाल के डॉक्टर के सामने दे देना, क्योंकि इसने इतना ही सीखा है। इससे रिलेटेड क्या दवाई होगी इसको नहीं पता। समझ रहे हो? छोटा मोटा शायद दवाई बता भी दे, जैसे केमिस्ट के पास आप जाओगे, सर दर्द बुखार की लूज मोशन की दवाई जाकर ले आओगे, लेकिन अगर आपको फ्रैक्चर हो जाएगा या आपको कैंसर हो जाएगा, आप केमिस्ट के पास नहीं जाओगे, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, एक कंपाउंडर उसका काम है सिर्फ इंजेक्शन लगाना, कौन सा इंजेक्शन लगाना ये डॉक्टर ही बताएगा, ठीक है ना। तो कहानी यहाँ पर भी यही है, बुक कीपिंग एक बहुत छोटे स्टाफ का काम होता है। छोटा मतलब औकात में छोटा नहीं कह रहा हूँ, स्किल्स में छोटा कह रहा हूँ। तो एक छोटे स्टाफ का काम होता है जिसके पास इतनी स्किल नहीं है, जिसने कम पढ़ाई की हुई है। हाँ, उसके बाद हमने इतना बता रखा है कि भैया ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड होती है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, उसका आगे यूसेज कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, वो सीनियर स्टाफ बताएगा, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब एक डिफरेंस है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। शायद आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि जो डिफरेंस है वो अब बेसिस के रूप में ही लिखने हैं। अगर आप पहले बचपन में, मैं क्या करता था, मान लो मैम 5 डिफरेंस लिखवाती थी, मुझे पता है 3 नंबर का देगी, तो 3 नंबर का मैं 3 डिफरेंस याद करके चला जाता था, और मैडम पूछती थी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मैं लिखाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बोलते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और मैं यही छोड़ कर गया था, फंस गया, ठीक है ना। वो पूछेंगे एक ही, पूछेंगे ही दो ही, और वो अपने मन का पूछेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा। तो स्कोप के अकॉर्डिंग बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, मेजरिंग इनटू मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई देम। क्लासीफाई के बाद अकाउंटिंग शुरू होगी, समराइजिंग करनी है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना है और रिजल्ट, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग बड़ी टर्म है, अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आती है। जब तक ये नहीं होगी तो वो होगी ही नहीं। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये तब शुरू होगी जब बुक कीपिंग एंड हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना। इसका उद्देश्य है प्रॉफिट लॉस और एनालिसिस और कम्युनिकेशन। नेचर, ये रूटीन जॉब है, डेली आगे करना पड़ेगा, डेली नहीं भी करोगे हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद। जब OSR अकेडमी इतना बड़ा नहीं था, तब मैं एवरी संडे बैठकर अपनी फर्म की अकाउंटिंग करता था, खुद की करता था। और जब और छोटा था OSR अकेडमी, तो मैं अपनी फर्म की अकाउंटिंग तो 15-20 दिन में एक बार ही करता था, लेकिन औरों की अकाउंटिंग किया करता था। जब मैं CA कर रहा था तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे, लगभग 15, 16, 19 क्लाइंट्स थे, जो मुझे 3,000 रुपये पर मंथ पे करते थे। मैं उनसे हर हफ्ते जाकर मिलता था, लगभग किसी से 10 दिन बाद, किसी से 3 दिन बाद। वहाँ से उनसे अकाउंट लेता था, अपने टैली पे चढ़ाकर उनका पेन ड्राइव उनको वहाँ पे पकड़ा देता था, ठीक है जी, ऐसा होता था। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता था बुक कीपिंग का। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एसर्टेन नेट रिजल्ट्स, कि भैया इतनी मेहनत करने के बाद फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। नेचर ऑफ द बिजनेस, ये रूटीन जॉब है और ये एनालिटिकल है, ये साल में एक बार या 2 बार किया जाता है। परफॉर्मेंस, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन स्टाफ। इतना ट्रेन स्टाफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो भैया बहुत भयंकर पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। स्पेशल स्किल, बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल इन नेचर एंड डजंट रिक्वायर स्पेशल स्किल। आप मेरे OSR में आ जाओ, मैं आपको 1 महीना मेरे अंडर काम कर लो, मैं आपको सिखा दूंगा ट्रांजेक्शन कैसे होती है। किसी भी दुकान पे, किसी भी ऑफिस में, किसी भी फर्म में जाकर आप खड़े हो जाओ, आप बोलो 1 महीना मुझे सैलरी मत दो, 1 महीने बाद आप सैलरी मांग सकते हो, 1 महीने तक इंटर्नशिप करो और एक स्टिपेंड ले लो, और 2,000 3,000 एक स्टिपेंड मिल जाएगा, आपको काम भी आ जाएगा, और फिर आप अपने अकाउंटिंग करो उसी फर्म में 8-10 हज़ार की, 15 हज़ार की, 20 हज़ार की नौकरी करो। लेकिन ये याद रखना, पूरी ज़िंदगी 20 हज़ार की नौकरी करोगे, उससे ज़्यादा की नौकरी नहीं कर पाओगे, ये सत्य है, ठीक है ना। अकाउंटेंट धक्के खा रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ थिंग, नॉर्मल अकाउंटिंग इज नॉट। हाँ, अनटिल अनलेस आपके पास स्किल हो। देखो भैया, मैं तो चार्टर्ड भी नहीं था, मेरे पास 19 क्लाइंट थे, 19 क्लाइंट, एक जना 3,000 रुपये देता था, तो 60,000 तो मैं वैसे महीने का कमा रहा था। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 8-10 साल पहले की, 8 साल पहले की बात तो मैं कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं जहाँ से अपनी अकाउंटिंग करवाता हूँ, वहाँ पे मैंने उनको 19 क्लाइंट वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, उनमें से कुछ तो हो गए, और मेरी भी अकाउंटिंग अब कोई और करता है। चलो वो बात अलग है, मेरा तो ये वाला बिजनेस चल गया। लेकिन अगर नहीं चलता तो मैं तो 19 के भैया 119 भी तो कर सकता था, कितनी देर लग रही थी,
जहाँ पर मैं अकाउंटिंग करता हूँ वहाँ पे लगभग लगभग 800-900 क्लाइंट्स हैं उनके पास, और हर एक से वो 3,000 से 4,000 रुपये महीना ले रहे हैं, कहीं से तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेरे से तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ अकाउंट देखो, जिसका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी वो ज़्यादा पैसा देगा आपको, ठीक है ना, मेहनत भी तो ज़्यादा है फिर। तो ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भूलेंगे नहीं। फिर आता है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। हमारे अकाउंट्स बनाते वक्त ये 4 क्वालिटेटिव करेक्टर होने बहुत जरूरी है। अगर ये 4 क्वालिटी नहीं है हमारे अकाउंट्स में, तो हमारे अकाउंट्स व्यर्थ है, बनाओ ही मत। पहला है रिलायबिलिटी, भाई विश्वास कर सकते हो, उसके अंदर कोई हेर फेर ना हो, दैट शुड बी रिलायबल। वो अकाउंट्स खोलते ही जो भी मैं बात पढ़ रहा हूँ वो सत्य होने चाहिए, उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, उस पर रिलाय करके आगे डिसीजन लूंगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, रिलायबल मतलब सत्य। रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मीन्स इट्स वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर, ठीक है ना। फिर आता है रेलेवेंस, यानी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे जब भी चाहिए वो मुझे प्रोवाइड कर दे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स, इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। कोई बंदा मुझ पे इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसको पता चल जाए भैया मेरा पिछले 5 सालों का प्रॉफिट्स क्या था, क्या ट्रेंड है। अगर वो मेरे अकाउंट नहीं दिखा पा रहा तो बेकार है उसके लिए वो। फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी अकाउंटेंसी जानता है, जो भी जिसके पास स्किल एंड नॉलेज है, वो मेरे अकाउंट्स को ढंग से पढ़ पाए। ऐसा ना हो कि मैं अलग ही टेंजेंट पे अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ। Understandability means that the information provided through the financial statements must be presented in a manner that is user able to understand it। इसलिए सरकार ने ना कंपनीज के केस में इसको फिक्स कर रखा है। हर एक कंपनी सेम फॉर्मेट पे अपनी बैलेंस शीट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पीएनएल सब बनाती है कि ताकि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो ये वाली ज़्यादा टेंशन तो अब नहीं रही। फिर होता है कंपेरेबिलिटी, ये भी इस साल सरकार ने ख़त्म कर दी है। कंपेरेबिलिटी यानी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 1 साल की इन्फॉर्मेशन ना दे, मिनिमम 2 साल की इन्फॉर्मेशन दे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फिनोलॉजी.in, वहाँ पर जाके आप उस एक वेबसाइट ऐसे जहाँ पर 10-10 साल या 5-5 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कंपेरेबिलिटी, आपका खुद से या आपका किसी और से। फिनोलॉजी.in में जैसे फॉर एग्जांपल हम दो सेम कंपनीज पकड़ लेते हैं, जैसे टाटा स्टील और अडानी स्टील, ठीक है ना, मुझे पता नहीं अडानी स्टील है या नहीं। नाइकी और रीबॉक पकड़ लो, ठीक है ना, वो सामने नाइकी दिख गया मेरे को नाइकी और रीबॉक पकड़ लिया, तो अगर नाइकी और रीबॉक दिख गया तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, या नाइकी को ही अपने पिछले 3 साल से कंपेयर कर सकते हो। ये कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे आपके अकाउंट्स भी, ऑब्वियस सी बात है, ओएसआर एकेडमी के अकाउंट्स तो ओएसआर के पास ही होंगे। मैं किसी फलाना ट्यूशन सेंटर के अकाउंट्स नहीं मांग सकता अनटिल अनलेस वो निफ्टी, सेंसेक्स, बीएससी, एनएससी पर लिस्टेड ना हो, ठीक है ना। तो वहां पर मतलब ओएसआर एकेडमी खुद कंपेयर कर सकते हैं, भैया पिछले साल कितने का धंधा किया था, इस साल कितने का धंधा, और आने वाला प्रोजेक्टेड धंधा कितना होगा। सिंपल सा फंडा है बिजनेस का, ठीक है ना। तो ये 4 क्वालिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं दोबारा बोलूंगा, आज जितना पढ़ रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन से लेकर यहाँ तक सब इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर चारों हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। रिलायबल, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, 4 क्वालिटेटिव करेक्टर आपके अकाउंट से झलकने चाहिए, ठीक है जी। फिर आता है यूजर्स, मैंने उस दिन भी बताया था आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करने के बहुत सारे लोग होते हैं। पहले तो इंटरनल लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है भैया इंटरनल यूजर, एक होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल 2 होते हैं, पहला ओनर खुद, क्या मालिक को जानने का हक नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो अपनी अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो ट्रांजैक्शन आती है आगे भेज देता हूँ, जो ट्रांजैक्शन आती है आगे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आगे भेज देता हूँ। अब वो स्क्रीनशॉट भेज के मेरा अकाउंटेंट मेरी अकाउंटिंग कर रहा है। लास्ट में भाई 31 मार्च को मुझे बताएगा नहीं बताएगा कि भैया सर आपका ओएसआर एकेडमी का इतना मुनाफा हुआ, इतना लॉस हुआ है। तो सबसे पहले तो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने का इच्छुक ओनर होगा, ठीक है ना। ओनर तो पूछेगा ही अकाउंटेंट से कि भैया कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना बैंक बैलेंस है। आप सोच रहे हो बेटा छोटी दुकानों को आप थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा आपको अपना दिमाग, ठीक है जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय मुकेश अंबानी जी को नहीं पता होगा उनके बैंक में कितना पैसा है। उनको अपने अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा। मैं बैंक बैलेंस बता रहा हूँ जो जो कि फोन में आ जाता है। पहली बात, चलो छोड़ देते हैं, आप नहीं मान रहोगे ये बात। आप आशु सर से पूछ लेना, ही इज द ओनर ऑफ साइंस एंड फन। आप पूछ लेना कि बताओ कि सर हमारे पास कितने का फर्नीचर है,
नहीं नहीं बताई नहीं, अरे मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं तो अकाउंट देखता हूँ। वो तो बिल्कुल ही नहीं बता पाएगा आदमी, उसका तो पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है। लाशू सर का जो है नेचर, वो पैसे से बहुत दूर रहते हैं। इनफैक्ट ये बात हमारे ऑफलाइन सेंटर के हर एक बच्चे को पता है कि जब भी कोई ऑफलाइन सेंटर की फीस आती है तो अगर कोई स्टाफ कलेक्ट कर रहा है या आशु सर कलेक्ट कर रहे हैं, वो लाकर वो मुझे ही दे देते हैं। मुझे पता है कि उसको मैनेज कैसे करना है, उनको पता ही नहीं है क्योंकि वो जानना चाहते ही नहीं है। उनको बस ये होता है कि मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर कैन वी डू दिस, कैन वी बाय अ फॉर्चूनर नाउ। मैं कहा ओके, मुझे एक दिन दो। वो मुझे मैसेज करते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा मिलाप मुश्किल से हो पाता है क्योंकि सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में होते हैं, कभी वो उस क्लास में होते हैं कभी मैं। तो कभी रात के समय ही हमारी ढंग से बात हो पाती है आफ्टर 10 PM और 11 PM, जब खाना खा रहे होते हैं। तो दिन में जो भी बातें होती हैं वो व्हाट्सएप पे होती है। वो कहते हैं कि सर कैन बी परचेज अ फॉर्चूनर। तो मेरे पास मैसेज आता है, तो मैंने कहा ओके, मैं देख के बताता हूँ। अब मैं कैसे देख कर बताऊँ, मैं भी अकाउंटेंट से पूछता हूँ कि भाई बता कि हम फॉर्च्यूनर खरीदने की औकात हो गई है हमारी या नहीं हो गई है। सिंपल सी बात है भाई, देखो मुझे भी नहीं पता, हम बस काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। फिर वो बताते हैं हाँ जी खरीद सकते हो लेकिन इतना लोन लेना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है ले लेंगे, मिल जाएगा ना, हाँ जी मिल जाएगा। तो मैं कहा यस सर, इतना लोन लेकर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो ओनर सबसे पहले इच्छुक होता है जानने के लिए कभी भी। दूसरा आता है मैनेजमेंट। एक्चुअली ये कभी इंटरनल में आ जाता है, कभी एक्सटर्नल में आ जाता है, लेकिन मैनेजमेंट को इंटरनली रखा जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जिसको डिसीजन लेना है। अब आप बोलोगे सर मालिक ही तो मैनेजर है। आंसर इज नो, आंसर इज नो। भाई छोटी सी दुकान देखोगे तो वही मैनेजर। अब जैसे ओएसआर एकेडमी पे आओगे, छोटी सी दुकान है, अगर आप मेरे को बोलोगे कि ओनर कौन है, जी मैं हूँ। अच्छा मैनेजर कौन है, जी मैं हूँ, मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। आपको ओएसआर एकेडमी पत्ता हिलाना है नहीं। अब जैसे कल एक थोड़ी सी बहसबाजी हो गई एक फैकल्टी, एक पेरेंट्स के साथ। वो कह रहे जी आप मुझे सीट नहीं दे रहे हो, 2 जून से फार्म भर रखा है, आपने मुझे सीट नहीं दी। तो अब नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आपका जो वो स्टाफ है ना लक्ष्य, वो मुझे सीट नहीं दे रहा। मैंने कहा सर उसके हाथ में नहीं है सीट देना, धरती में सिर्फ एक ही बंदा है जिसके हाथ में सीट देना, वो है मैं हूँ। अच्छा अब मैं इसका गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे सिस्टम बना रखा है, जो पहले आएगा उसको पहले सीट मिल जाएगी, जो नहीं आएगा उसको बाद में मिलेगी। सिंपल सी बात है। अब आप बाद में आए हो तो आपको वेट करना है, नहीं मिलेगी तो भैया हाथ जोड़ के नहीं मिल रही, आपका रिफंड हो जाएगा, सिंपल सा फंड है ना। लेकिन वो बात समझने को तैयार नहीं है। तो मैनेजमेंट भी मेरे हाथ में, ओनरशिप भी मेरे हाथ में है, लेकिन जरूरी नहीं है। अंबानी के पास ओनरशिप है लेकिन मैनेजमेंट किसी और को दी होगी। भाई तुम देखो, अब आईडीबीआई बैंक में जाता हूँ, आईडीबीआई का असली मालिक थोड़ा ना बैठा होता है वहां पर, वहां तो कोई एक मैनेजर बैठा होता है। तो मैनेजमेंट को भी जानने का हक है। फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे आप लोग हो गए, जैसे हो गए एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, उनको भी जानने का हक है कि भैया कंपनी नुकसान में तो नहीं जा रही। अब जिस कंपनी में पहले था कि उनको, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका फ्यूचर अंधकार में है, जहाँ पे हम पहले जुड़े थे एज अ कोलैबोरेटर। जॉब तो खैर कभी भी नहीं की मैंने जीवन में, 1 महीने के लिए जॉब की थी, कभी उस और बताऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका फ्यूचर अंधकार में है, तो इनके साथ कोलैबोरेशन आगे एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, जितनी थी 1 साल की कर लो और फिर खत्म कर लो। ठीक है ना? तो हमें अंधकार में लग रहा था, हम गलत भी हो सकते थे और गलत थे भी शायद। ठीक है ना? मतलब वो कंपनी अच्छा कर रही है, आज भी अच्छा कर रही है, लेकिन हमें ऐसा लगा। तो हम एम्प्लॉयज को जानने का इच्छुक होते हैं, एम्प्लॉयज वर्कर जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, जानने के लिए कि भैया इनके साथ रहें या भैया अंधकार में हमारा फ्यूचर, या बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, या हमारी सैलरी भी टाइम पे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ऐसा होता है। फिर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हाँ जब आप लोन लेने जाओगे तो बैंक भी आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। समझ रहे हो? फिर इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका वो तो पूछेगा ही पूछेगा, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो आप में इन्वेस्ट कर सकता है या करना चाहता है, वो भी तो आपसे मांगेगा भैया पहले दिखाओ, सोच समझ के इन्वेस्ट करूंगा तभी तो। जब भी एक कल लाइव क्लास चल रही थी, हम लोग जर्नल चैप्टर कर रहे थे ऑफलाइन के अंदर, और पेड बैच के अंदर एक बच्चा पूछता कि सर ड्रीम 11 एक सट्टा है मान लिया, तो शेयर बाजार भी तो यही हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, शेयर बाजार सट्टा नहीं है, धोनी अगली बॉल पे छक्का मारेगा नहीं मारेगा ये हाइपोथेटिकल इवेंट है, ये एक ऐसा इवेंट है जिसको कोई प्रिडिक्ट कर भी सकता है और कोई नहीं भी कर सकता। जुआ है, आज बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है ना, तुम पास होगे नहीं होगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? टॉस करूंगा, हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है जी, इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी। लेकिन ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, यू कैन प्रिडिक्ट नहीं, यू कैन एनालिसिस। पढ़ाई करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद
ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही तो शेयर मार्केट में अगर पढ़ाई लिखाई करके 2-3 साल का कोर्स करके एनालिसिस करके बिहाइंड द टेबल बिना पैसे लगाए अगर देखो, जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी तो 6 महीने पहले पूरा स्टॉक मार्केट को, पहले तो मैंने पढ़ाई की थी प्रांजल कामरा जी से, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो, YT पर भी कोर्सेज है, मैंने उनका पेड कोर्स भी लिया था, प्रांजल कामरा। तो मैंने जब कोविड आया था, पहले ही कोविड में ही, ठीक है जी, मैंने अप्रैल में ही कोर्स ले लिया था, मार्च मुझे पता था अब ये लंबा खिंचेगा, मैंने अप्रैल में ही कोर्स ले लिया, 15-20 दिन का कोर्स था, मैंने पढ़ाई की, उसके बाद 6 महीने मैंने मार्केट को स्टडी किया, 6 महीने देखा, स्टडी क्या कर रहा हूँ मैं, हर एक कंपनी को देख रहा हूँ। मान लो मुझे टाटा मोटर्स में पैसा लगाना है, मैंने लगाया भी, मैंने कब लगाया, जब मैंने देख लिया कि भैया जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरी जो कैलकुलेशन है वो सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। और आज तक मैंने शेयर मार्केट में 50 पैसे का नुकसान नहीं खाया, 50 पैसे का। उसके भी तरीके हैं, अगर आप लाते ही भैया, जैसे एलॉन मस्क ने डोज कॉइन, अब देखो मैंने वहां पे पैसा गवाया, क्यों, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल, आप डोज कॉइन को स्टडी नहीं कर सकते हो कभी भी, डोज कॉइन के पीछे स्टडी मैंने की ही नहीं। वहां पे मेरे दोस्त ने कहा कि भैया डोज कॉइन में डाल दे, मैंने डाल दिया और वो ऊपर गया, पंप हुआ, मैंने और डाल दिया, फिर वो डंप हुआ, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या हुआ, 15-20 हज़ार का मेरा नुकसान हो गया। ठीक है जी, चलो ठीक है, मैं समझ में आया। तो यहाँ पर ये एक स्टडी क्या आई कि अगर आप बिना नॉलेज के अगर काम करोगे, बिना इन्फॉर्मेशन के कि डोज कॉइन क्या है, कहाँ पैसा लगा रहा है, कैसा है, क्या करेगा, क्यों है, कैसे बना, तो वो अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर बात खत्म है। अब टाटा मोटर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि कल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बताऊंगा बेटा इस पे लगा दो तो बढ़ जाएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो फ्यूचर में आगे वो चीज़ करेक्ट हो जाती है। मतलब बहुत डिटेल्ड बातें हैं ये, अभी नहीं कर पाएंगे तो बेटर है। यानी पोटेंशियल इन्वेस्टर को आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्रेडिटर कोई आपको उधार क्यों देगा जब पता है कि आप वो वापसी कर पाओगे। मेरी बिल्डिंग में 8 फैमिलीज रहती हैं और नीचे एक किराने वाला है कॉर्नर पर। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, उसने मुझे बताया भी है कि सबकी उधार की लिमिट अलग है। मेरी उधार की लिमिट अलग है और मेरे ऊपर वाले की उधार की लिमिट अलग है और मेरे नीचे वाले की उधार की लिमिट अलग है। वो उसने एनालिसिस कर रखी है, पता नहीं कैसे। वो शायद नंबर ऑफ कार्स, रहन सहन, वो उसने देखा होगा, लेकिन उसको पता है, या फॉर एग्जाम्पल पास्ट एक्सपीरियंस, शायद मेरे पैसे, एग्जाम्पल के तौर, भाई देखो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मेरे पैसे टाइम पे जा रहे होंगे तो मेरे को कह रहा है बाबूजी आप 50,000 का भी उधार ले जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। शायद मेरे ऊपर या नीचे वाले या दाएं या बाएं वाले के पैसे टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो कह रहे भैया 5,000 से ऊपर का माल उधार लोगे तो पहले पैसे दो, वरना आगे तभी माल उधार पे दूंगा। ऐसा भी होता है, ऐसा व्यापार में भी चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी कभी भी इनकम टैक्स आपके पास आ सकती है, बोलते भैया पेपर दिखाओ, GST दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। गवर्नमेंट तो मांग ही सकती है, आम जनता भी। मैंने कहा ना, फिनोलॉजी.in में जाओ, टाइप करो किस कंपनी की चाहिए, एप्पल की चाहिए एप्पल की मिल जाएगी, रिबॉक की चाहिए रिबॉक की मिल जाएगी, मैकडॉनल्ड्स की चाहिए मैकडॉनल्ड्स की मिल जाएगी, सबकी आ जाएगी, जाके देख लो। और जो बच्चे रिसर्च कर रहे होते हैं उनको भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स होते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा आ गया, चलो। अब टॉपिक शुरू होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम। ये टॉपिक आने वाले कई दिनों तक चलेगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे चैप्टर नंबर 5। तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 को रेस्ट देंगे, पहले आएंगे चैप्टर नंबर 5 यानी अकाउंटिंग इक्वेशन पर। 2 क्लासेस में चैप्टर चलेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, ये समझाएगा आपको डबल एंट्री सिस्टम। कहते हैं बिजनेस में होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। आगे जाके बोलेंगे एक डेबिट एक क्रेडिट, बात की बात है, लेकिन एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स ऑन आवर साइड। अगर मैं एक चाय फाय कैफे चला रहा हूँ और मैं कोल्ड कॉफ़ी दे रहा हूँ किसी को, तो वो मुझे पैसे देगा और मेरा स्टॉक कम हो गया, मेरा माल चला गया और मेरे पास पैसा आ गया। तो ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन के कितने पहलू होंगे बेटा, 2 पहलू होंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which recognize and records the both aspect debit and credit of the फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट, ये तो आने वाले 3-4 चैप्टर बाद पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये समझाएगा कि वो 2 ट्रांजैक्शन है कौन सी, वो 2 एस्पेक्ट है कौन से। तो अगला इसके बाद जो हम तुरंत चैप्टर शुरू करेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। At the time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side and another is recorded on the credit side। ठीक है जी, एग्जाम्पल अभी भूल जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्यों है, लेकिन इस शब्द को याद रखो। अगर आप अपने TS गरेवाल का फ्रंट पेज लेकर आओ या DK गोयल का फ्रंट पेज लेकर आओ,
गत्ता जो है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री का मतलब ही यही है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। क्या सिंगल एंट्री नाम की भी कोई चीज होती है? यस, होती है। अब सिंगल एंट्री जो होती है वो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो करता है, ठीक है जी। ये भी हम एक चैप्टर में सीखेंगे। जैसे जिनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जैसे एक डॉक्टर जो क्लिनिक चला रहा है या जो जाता है विजिट देता है हॉस्पिटल्स में मॉर्निंग में और शाम को अपना क्लिनिक चला रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। वो आपने कभी भी डॉक्टर को ये नहीं बोला होगा आज भाई चेकअप कर दो, परसों मेरी किताब में अपना लिख लो, नहीं। तो उसकी ट्रांजैक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। पेशेंट आएगा, उसको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दे देनी है और साथ में उससे पैसे ले लेने हैं, सिंपल। एक कंपाउंडर, एक एक मैम काम कर रही है वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, उसकी सैलरी टाइम टाइम, बिजली का बिल आया भर दो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। कोई कौन, एक वकील, सिंपल ऑफिस खोल रखा है, एक वहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है जी। क्लाइंट आता है, पैसे लेता है, हायरिंग के लिए चला जाता है, सिंपल ट्रांजेक्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंपल ट्रांजेक्शन। लेकिन जो धंधा कर रहे हैं, यानी माल मैन्युफैक्चर करते हैं, उधार पे माल खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, माल फंस गया, रिटर्न आ गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, उनके लिए डबल एंट्री है। तो सिंगल एंट्री भी यूज़ होती है जिनमें ज़्यादा अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा स्किल एंड नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। वो बाद की बात है, एक चैप्टर भी आएगा लास्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पूरे टाइम यानी आने वाले 5-7 महीने आपको किस पे फोकस करना है? डबल एंट्री बुक कीपिंग पर, ठीक है जी। तो डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। इसको समझने के लिए क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, और वो ट्रांजेक्शन होती क्या है, और उनके दो एस्पेक्ट क्या होता है, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अकाउंटिंग क्वेश्चन, जो कि मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। थॉरो रीड देंगे, टीएस गरेवाल के पीछे, डीके गोयल के पीछे एमसीक्यू एजर्शन रीजन दे रखा है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको प्रिपेयर करेंगे तो ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डन। अगला चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलूंगा अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।